मुझे जाने दो बहज़ाद, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। एक गैर मर्द के साथ रंगरलियां मना रही हो और कह रही हो मैंने कुछ नहीं किया। बहज़ाद ने पिस्तौल लोड करके पहले उस आदमी पर गोली चलाई जिसके साथ उसकी बीवी पकड़ी गई थी। नहीं बहज़ाद, लुबना की एक दिलखराश चीख निकली। उसने दौड़कर अपने आशिक के बेजान वजूद को टटोला मगर वहां सांसें थम चुकी थी। अब क्यों न तुम्हें भी तुम्हारे आशिक के पास पहुंचा दिया जाए। बहज़ाद ने दोबारा पिस्तौल लोड करके लुबना को निशाना बनाया मगर अफसोस उसका निशाना उसका अपना बेटा बन गया जो छुपकर ये सारा ड्रामा देख रहा था। अपनी मां पर गोली चलता देखकर उस बच्चे से बर्दाश्त नहीं हुआ और दौड़ता हुआ अपनी मां से लिपट गया और उसी वक्त बहज़ाद से फायर हुआ। फाखिर एक चीख के साथ बहज़ाद की आंख खुल गई। बहज़ाद की आंखें फिर नम थीं। ये ख्वाब उसे हर रात आता था। हर रात उसे वो मंजर नजर आता जिसमें उसने अपना बच्चा खोया। बहज़ाद ने खुद को नॉर्मल किया और टाइम देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। वो उठा और फ्रेश होने चला गया। बहज़ाद राजपूत अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। अगर बहज़ाद के बारे में ये कहा जाए कि वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था तो गलत नहीं था। राजपूत मेंशन में अब बस 3 लोग रहते थे। बहज़ाद, उसकी दाई जान, उसकी माँ और उसका दूसरा बेटा आशिर। बहज़ाद के दोस्तों की गिनती बहुत मामूली थी मगर उसके दुश्मनों की लिस्ट देखने के काबिल थी। मगर आज तक किसी दुश्मन में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो बहज़ाद पर वार कर सके। बहज़ाद के वालिद दिल का दौरा पड़ने से फौत हो चुके थे। सारा बिजनेस अब बहज़ाद देखता था। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उसके नाम से मैच थी। अकड़ और गुरूर उसकी शख्सियत की पहचान थी। लुबना उसकी यूनी की मोहब्बत थी मगर शायद वो बहज़ाद से नहीं उसकी दौलत से मोहब्बत करती थी। बहज़ाद की बेशुमार मोहब्बत चाहत भी लुबना की नीयत बदल न पाई। उसने बहज़ाद से मोहब्बत का झूठा नाटक सिर्फ अपने कज़न के कहने पर किया था ताकि भरपूर दौलत को बटोरा जा सके। शादी के बाद भी उसने अपने कज़न से नाजायज़ ताल्लुक रखे। 2 जुड़वा बेटों के बाद भी लुबना को बहज़ाद की मोहब्बत न दिख सकी। बहज़ाद को अल्लाह ने बेशुमार हुस्न अता किया था मगर उसका गुरूर, उसकी आना, उसकी शख्सियत के 4 चांद लगाती थी, ऐसा बहज़ाद को लगता था। बाज़िल, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, कसम से ये मैंने नहीं किया। हंजा ने अपनी शैतानी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ हंजा, टेबल के इर्द गिर्द घूमना बंद करो और शराफत से मेरे आगे सरेंडर कर दो। ये बोलकर बाज़िल ने एक बार फिर उसे टेबल के बाएं तरफ पकड़ना चाहा मगर हंजा दाएं तरफ मुड़ गई। ओह धमकी तो देखो, सरेंडर कर दो। हुक्म तो ऐसे चला रहे हो जैसे कोई पुलिस वाले हो। सरेंडर माय फुट। अगर मेरे हाथ आ गई ना हंजा, यकीन मानो मैंने वो हाल करना है तुम सोच भी नहीं सकती। एक सड़ी हुई परफ्यूम के पीछे तुम मेरे साथ अपने ताल्लुकात खराब करोगे, ये है तुम्हारी दोस्ती। हंजा ने ये कहकर अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई। सड़ा हुआ परफ्यूम, जाहिल लड़की, पेरिस से मंगवाया था मैंने और तुमने उसे अपने वॉशरूम में छिड़क दिया। हंजा जो फुल स्पीड में भाग रही थी अपने आप को जाहिल कहने पर सदमे में चली गई और रुककर अपनी पॉकेट में से कांच की गोलियां निकाली और बाज़िल के रास्ते में फेंककर दोबारा भागी। बाज़िल जो अंधाधुंध उसके पीछे भाग रहा था, बेचारा गोलियां न देख सका और सीधा फिसलता हुआ बाबर साहब से टकरा गया। बाबर साहब जो अपने कमरे से किसी से फोन पर बात करते हुए निकल रहे थे, हाथ में उनके चाय का मग था। बाज़िल के टकराने पर उनका मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और चाय उनके कपड़ों पर। जहां ये मंजर देखकर हंजा का हाथ एकदम अपने मुंह पर गया, वहीं आगे का सोचकर बाज़िल ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कोई पाक समझा हुआ है क्या घर को? बाबर साहब की गर्जदार आवाज हॉल में गूंजी। इतने बड़े हो गए हो, तमीज क्या छूकर नहीं गुजरी तुम्हें? जब देखो तब बच्चे बने रहते हो। सारी शर्ट खराब कर दी मेरी। मोबाइल जो टूटा वो अलग। मुझे तो लगता आकर इस दुनिया में तुम सिर्फ मेरा नुकसान करने आए हो बाज़िल। सॉरी डैड, वो गलती से। बाज़िल ने शर्मिंदगी से कहा। नफीसा, नफीसा। बाबर साहब ने गुस्से में अपनी बीवी का नाम पुकारा। जी जी। किचन में काम करती नफीसा बेगम किसी जिन की तरह बाबर साहब के सामने हाजिर हुई। दूसरी शर्ट निकाल कर दो मुझे। ये बोलकर बाबर साहब अपने कमरे की तरफ बढ़े। नफीसा बेगम ने एक शिकायती निगाह बाज़िल पर डाली तो वो और शर्मिंदा हुआ। चौधरी मेंशन में 2 फैमिलियां रहती थी।
सबसे पहली बाबर साहब की फैमिली, जिनका एक ही बेटा था बाजिल और एक ही बेटी थी तमन्ना, जो शादी करके दुबई में सेटल थी। बाबर साहब के गुस्से से घर का हर फर्द डरता था, यहाँ तक कि उनका छोटा भाई भी। दूसरी फैमिली थी फहीम साहब की, जिनकी एक ही बेटी थी हंजा, जो डॉक्टर बन रही थी। बाबर और फहीम साहब कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे, दौलत की रेल पेल थी उनके घर, मगर वो सादा लोग थे। बस अक्सर इस घर में खामोशी का राज होता, खास तौर पर जब बाजिल और हंजा यूनी गए हुए होते। नफीसा बेगम और हाजरा बेगम दोनों किचन का काम खुद संभालती थी। ये उनकी सास का भी ऑर्डर था और बाबर साहब का भी। नफीसा बेगम की एक ही बहन थी जो रावलपिंडी में थी। हाजरा बेगम अपने वालिदैन की इकलौती थी। पिछले 15 मिनट से इतरत नमाज में दिल लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर हमेशा उसका ध्यान बंद रहा था, और वजह थी लाउंज में चलता तेज आवाज में म्यूजिक, और इतरत अच्छी तरह जानती थी कि ये हरकत किसकी है। जैसे तैसे इतरत ने नमाज खत्म की और लाउंज में पहुंचकर साउंड सिस्टम का वायर खींचकर प्लग से निकाला। सनम, जो अपने हाथों के नाखूनों को नेल पेंट से रंग रही थी, म्यूजिक ऑफ होते ही उसने निगाह उठाई तो सामने गुस्से से लबरेज चेहरा लिए इतरत को खड़ा पाया। म्यूजिक क्यों बंद किया आपी? सनम ने साउंड सिस्टम का वायर दोबारा लगाना चाहा तो इतरत ने सनम का बाजू पकड़कर उसे दबाते हुए गुस्से से कहा, कुछ तमीज तहजीब है तुम्हें, कुछ शर्म है कि नहीं? अभी असर की अजान हुए 2 सेकंड हुए हैं और तुम इतनी तेज आवाज में गाने सुन रही हो, ये जानते हुए भी कि इस घर में दादी और मैं नमाज पढ़ते हैं। तो मैं क्या करूं? आप और दादी अगर नमाज पढ़ती हैं तो अपने लिए पढ़ती हैं आपी। जरा सा छुट्टी के दिन अगर मैं सुकून से गुजारना चाहूं न इतरत आपी, आपको न तो ये बात हजम होती है और न ही मेरा सुकून हजम होता है। बात को गलत रुख न दो सनम, इतनी तेज आवाज में गाने सुन रही हो, शायद और भी लोग रहते हैं इस घर में जिनको इतना लाउड म्यूजिक पसंद नहीं। पसंद नहीं तो कान में रुई लगाकर बैठा करे, खास तौर पर जब मैं घर में हूँ। सनम ने गुस्से में इतरत से हाथ छुड़वाते हुए कहा, ये किस अंदाज में बात कर रही हो इतरत से? बड़े छोटे का लिहाज भूल गई हो क्या? शाहजहां बेगम की आवाज लाउंज में गूंजी। आप आपी को कुछ नहीं बोलेंगी? उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं उसे कुछ बोलूं। गलती तुम्हारी है जो इतनी तेज आवाज में गाने सुन रही हो, ये जानने के बावजूद कि अजान के फौरन बाद तुम्हारी आपी तुम्हारी दादी नमाज पढ़ती है, खुद तो तुम्हें नमाज का होश नहीं है। मुझे मेरी कब्र में जाना है माँ, आप मेरी बख्शिश करवाने नहीं आएंगी? सनम का लहजा सर्द होने लगा। सनम, शाहजहां बेगम की आवाज एक बार फिर लाउंज में गूंजी। तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो रही हो, ऐसा न हो तुम्हारी लगाम खींचनी पड़े मुझे। क्या करेगी? पॉकेट मनी बंद करेगी? खाना नहीं देंगी? सनम चुप हो जाओ प्लीज, अच्छा चलो मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। इतरत ने जब मामला बिगड़ता देखा तो खुद ही झुक गई। आपका तो काम ही यही है, पहले तमाशा लगाती हैं फिर आ जाती हैं रशकम करने। एक बार और अगर तुमने इतरत से बदतमीजी की तो सनम, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आपसे बुरा कोई है भी। अभी सनम की बात मुंह में ही थी कि शाहजहां बेगम का तमाचा सनम का गाल चमका गया। इतरत समेत शोर सुनकर कमरे से निकलती बीजान ने भी मंजर देखा और करब से अपनी आंखें बंद कर ली। सनम ने एक नजर शाहजहां बेगम को देखा, इतरत पर गुस्सैली निगाह डालते ही उसने साउंड सिस्टम को तहस नहस कर दिया, गाड़ी की चाबी उठाए और बाहर निकल गई। इतरत उसे आवाजें देती रह गई मगर वो नहीं रुकी। शाहजहां बेगम वहीं पास रखे सोफे पर ढेर हो गई। शाहजहां विला जिसे इजहार साहब ने मोहब्बत से बनाया था अपनी मोहब्बत के लिए, मगर आज वो इस घर में अकेली रहती अपनी सास और 2 बेटियों के साथ। इजहार साहब का कारोबार बड़ा वसीअ था, जिसे संभालने के लिए उन्हें एक बेटा चाहिए था, मगर दूसरी बार बेटी पैदा होने पर इजहार साहब को तशवीश होने लगी कि कहीं वो बिना वारिस के न मर जाएं, क्योंकि सनम के पैदा होने के बाद डॉक्टर ने इजहार साहब को बता दिया था कि अब उनकी वाइफ दोबारा मां नहीं बन सकती। एक बेटे के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने शाहजहां बेगम को बहुत समझाया, मगर उन्होंने ये कहकर इजहार साहब से अपने रास्ते अलग कर लिए कि वो मोहब्बत में बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज भी इजहार साहब के नाम पर बैठी है, मगर उन्हें देखे आज 22 साल हो गए हैं। इजहार साहब ने कई बार शाहजहां की मदद करनी चाहिए, उन्हें कहा कि इस दौलत पर मेरी बेटियों का भी हक है, मगर उन्होंने जब इजहार साहब से हर ताल्लुक तोड़ा तो उनकी जायदाद में से एक पैसा भी नहीं लिया, सिवाय इस घर के जहां वो अपनी सास की ख्वाहिश पर रह रही हैं।
वो इस शर्त पर कि कभी इजहार इस घर में नहीं आएंगे। इजहार साहब का गुस्सा पिछले 22 सालों से वो सनम पर निकालती थी, जिसकी वजह से सनम की शख्सियत में एक खला था। अपने वालिद का बिजनेस शाहजहां बेगम ने बहुत अच्छा संभाला था और आज उनका नाम एक फेमस बिजनेस वूमन में लिया जाता है। 2 मिनट के अंदर अंदर शान से तैयार होकर नीचे आ जा। क्यों? कहाँ जाना है? ऐसा सवाल हरगिज नहीं पूछना, दिमाग बहुत शॉर्ट है। सनम ने गाड़ी शानजे के घर के आगे रोककर उसे फोन करके कहा, आए आए मेरी जान, बस 2 मिनट, माँ को बताकर आ रही हूँ। माँ मैं सनम के साथ जा रही हूँ, अभी आऊंगी थोड़ी देर में। शानसे ने अपना मोबाइल उठाते हुए नादिया बेगम से मुखातिब करते हुए कहा, अरे अरे कहाँ जल्दी मेरी तूफान एक्सप्रेस। शानसे जो तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी, मुराद के रास्ते में आते ही एकदम रुकी। मुराद ने एकदम शानसे के रास्ते में आते हुए कहा, यार सनम का आज मूड बहुत खराब है, बाहर जा रही हूँ, आऊंगी थोड़ी देर में। ओफ, एक तो मुझे तुम्हारी इस दोस्त से बहुत मसला है। जब भी मैं तुम्हारे साथ जाने का कहीं सोचता हूँ ये हमेशा दरमियान में आ जाती है। मुराद आज तो कह दिया है, आइंदा नहीं कहना, सनम जिंदगी है मेरी और तुम जान। ये कहकर शानजे ने बाहर को दौड़ लगाई। मुराद ने मुस्कुराकर जाती हुई शानजे को देखा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। शानजे की फैमिली में टोटल 5 लोग थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती थी। उसकी फुप्पो और उसका बेटा मुराद उनके साथ रहते थे। मुराद के फादर की डेथ हो गई थी और जवाद साहब को अपनी बहन बहुत अजीज थी, इसलिए उन्होंने अपनी बहन को हमेशा के लिए साथ रख लिया। शानजे और सनम स्कूल के टाइम से दोस्त थी और दूसरी वजह उनकी दोस्ती की थी उनका डांस। बहुत सारे कंपटीशन वो दोनों एक साथ जीत चुकी थी, दो जिसमें एक जान वाला सीन था उन दोनों का। जवाद साहब न तो मिडिल क्लास थे और न उनका शुमार अमीरों में होता था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो मैनेजर थे और अब मुराद को भी वो उसी कंपनी में लगवाने का इरादा रखते थे। मगर सनम तुझे अच्छा लगे ये बुरा, गलती तेरी है। सनम ने घूरकर शानसे को देखा तो उसने कंधे उचका दिए। देख सनम, ये बात तो तू तस्लीम कर ले कि तेरी नेचर में और इतरत आपी की नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। आंटी ने तुम लोगों को, घर को, बिजनेस को, फिर तुम्हारी दादी को किस तरह संभाला है तुम्हारे सामने है। ठीक है, अगर तू उनकी तवक्कुआत पर पूरी उतरना नहीं चाहती तो उनको जलाना, उनको गुस्सा दिलाना भी छोड़ दे। शानजे की बातें काफी हद तक सही थी। सनम गर्दन झुकाकर शानजे की सारी बातें चुप करके सुन रही थी और ये बात शानजे को सनम की पसंद थी कि जब उसे कुछ समझाओ तो वो समझ जाती है। अब बताओ, घर छोड़ रही हो मुझे? क्यों, क्लब नहीं चलेगी? आज नहीं सनम, आज मैं माँ को थोड़ी देर का बोलकर आई हूँ, इस हफ्ते पक्का। चल ठीक है फिर। वहाज बेटा, तुम्हारी छुट्टियाँ कब पड़ेंगी? नदा बेगम ने कमरे में आकर यूनिफॉर्म पहनते हुए अपने फौजी बेटे से पूछा। क्यों माँ, आपको कहीं जाना है? वहाज ने जूते पहनते हुए पूछा। हाँ, मैं सोच रही थी आपा के पास कराची जाने का। तो आप मेरा इंतजार मत करें, तकरीबन 10-15 दिन लग जाएंगे अभी छुट्टियां होने में। नहीं जाऊंगी तो अब तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। आपा भी बोल रही थी कि वहाज को लेकर आना। जब से उसने एयरफोर्स ज्वाइन की है उसकी शक्ल देखने के लिए तरस गई हूँ। इस बार एक और काम भी है मुझे कराची में। वहाज ने बिना अपनी माँ की तरफ देखे कहा। मेरी शादी का मत सोचिएगा। वहाज 28 के हो गए हो, इकलौती औलाद हो मेरी, क्या चाहते हो अपने बेटे की खुशियां देखे बगैर ही इस दुनिया से चली जाऊं? ये बोलकर नदा बेगम की आंखें भर आईं। ओहो, अच्छा ना, ढूंढ लीजिएगा मेरे लिए लड़की खुश। सच कह रहे हो ना? बाद में मुकरोगे तो नहीं? मेरी प्यारी अम्मी जान, नहीं मुकरूंगा। अब जाए जल्दी से नाश्ता लगाए, मुझे लेट हो रहा है। हाँ हाँ, तुम आ जाओ फटाफट, मैं हमा ब्रैकेट मासी से कहकर नाश्ता लगवाती हूँ। नदा बेगम के जाते ही वहाज के कुछ देर पहले मुस्कुराते लब एकदम सिकुड़े। अचानक कोई चेहरा छनकर उसके सामने आया। दिल के किसी कोने ने गवाही दी। वहाज, मान क्यों नहीं लेते, आज भी तुम उससे मोहब्बत करते हो? नहीं करता, वो बेवफा है। दिल की गवाही को रौंद कर वहाज नाश्ता करने नीचे चला गया। बलाज बेटा, ये सही नहीं आया अभी तक नाश्ता करने। रुखसाना बेगम ने अपने बेटे को मुखातिब करके कहा। आपको याद नहीं, कल संडे था तो आपका लाडला पोता पूरी रात अपने दोस्तों में था, रात देर तक वापस आया है। हाँ, तो पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ ऑफिस में काम भी तो करता है,
अगर 2 दिन उसे मिल जाते हैं एंजॉय करने के तो इसमें भी तुम्हें ऐतराज है। बलाज साहब ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ चाय का घूंट लिया और कहा, नहीं माँ, आपकी किसी बात पर ऐतराज करना मैंने सालों पहले छोड़ दिया। बलाज की इस बात पर रुखसाना बेगम का दिल कटकर रह गया। बलाज, अब तो माफ कर दो अपनी माँ को, अब तो इतने साल हो गए उस बात को। नहीं माँ, आपका हक है मुझ पर, ऐसा मत कहें, बस आपके साथ साथ मुझ पर किसी और का हक भी था माँ, जो आपने जबरदस्ती किसी और को दिलवा दिया। नासिरा को मरे हुए आज पूरे 10 साल हो गए हैं। बलाज, आज भी तुम उस बात पर नाराज हो कि मैंने तुम्हारी मर्जी जाने बगैर तुम्हारी शादी जबरदस्ती अपनी भांजी से करवा दी। नहीं माँ, नाराजगी का लफ्ज अब बहुत धुंधला पड़ गया। आपने किसी को सिर्फ मोहब्बत करने की सजा दी माँ, आपकी जुबान के पीछे नासिरा मेरी बीवी थी, मुझे पता है उसे मरे हुए 10 साल हो गए, मगर माँ वो भी मेरी बीवी थी जिसे देखे मुझे 20 साल हो गए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई। बस यही दुआ है मरने से पहले एक बार उसे देख लूं, अचानक ही सही वो कहीं से मेरे सामने आ जाए तो उससे माफी मांग लूं, क्योंकि उसने वो हिज्र काटा है माँ जिसकी वो हकदार नहीं थी। उसने नहीं, आपके बेटे ने उसे पसंद किया था। आपकी कसम ने माँ मुझसे मेरे जीने की वजह छीन ली। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ सईम के लिए, आपके लिए। दोबारा मेरे माजी को मत कुरेना माँ। जरूरी नहीं है माँ की जो जाहिरी जख्म हो वही कुरेने पर तकलीफ का बायस बनते हैं, कुछ अंदरूनी जख्म ऐसे भी होते हैं माँ जो हर गुजरते दिन के साथ खुद ब खुद हरे हो जाते हैं। ये बोलकर बलाज साहब रुके नहीं, चले गए। रुखसाना बेगम के पास अब पछताने के अलावा कुछ नहीं था। बलाज मेंशन में कुल 5 लोग रहते थे। बिलाल साहब और उनकी बहू यानी नासिरा अब इस दुनिया में नहीं थे। बलाज किसी मशीन की तरह दिन रात काम करते थे, न जाने वो किससे भाग रहे थे। उनका एक ही बेटा था सईम, जो उन्हें अजीज था, जिसकी खातिर वो जी रहे थे। बलाज साहब की एक ही बहन थी जो लंदन में अपने शौहर के साथ रहती थी और हर साल पाकिस्तान आती थी। नहीं सर, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। बहसात का मैनेजर उसके सामने गर्दन झुकाकर खड़ा था। जमीन खा गई या आसमान निकल गया? बहजाद ने हाथ में पकड़ा कॉफी का कप दीवार पर मारकर कहा, सर हम कई दफा उसके घर गए हैं, मगर हर दफा उसकी बीवी बोलती है कि नहीं है घर पर। नजर रखो उस घर पर, कोई तो ऐसी कमजोरी होगी दिलावर की जिसके लिए वो हमारे सामने आएगा। जी सर। जवाद साहब आ गए हैं तो उन्हें मेरे केबिन में भेजो। जी सर। बहजाद फाइल देखने में मसरूफ था जब जवाद साहब केबिन में आए। जी सर, आपने बुलाया? हाँ जवाद साहब, वो आपने अपने भतीजे की बात की थी, मेरी एक कॉलीग की कंपनी में वैकेंसी है, कल आप उसे वहाँ भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह काम बन जाएगा। शुक्रिया सर आपका। कोई बात नहीं जवाद साहब, आप हमारे इतने पुराने ईमानदार एम्प्लॉई हैं, इतना तो कर सकता हूँ आपके लिए। मिस लैली, आपने फाइल साइन नहीं करवाए अभी तक सर बलाज से? सर वो अभी मीटिंग में हैं। मिस लैली, जो एक हॉट सी नाजुक सी लड़की थी जिसे सईम ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर हायर किया था। सईम अपने कॉलेज के जमाने से ही प्ले बॉय के नाम से मशहूर था। ऐसी कोई लड़की नहीं जिस पर सईम बलाज ने अपनी पसंद की निगाह डाली और वो उसके झांसे में न फंस जाए। अल्लाह ने शक्ल व सूरत इतनी हसीन दी थी कि लड़कियां एक झलक में फिदा हो जाती थी, ऊपर से दौलतमंद। सईम अब तक काफी लड़कियों से फ्लर्ट कर चुका था, न जाने कितनों का दिल तोड़ चुका था, मगर सईम पर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रोई, कौन गई, किसका दिल टूटा, क्योंकि सईम का मानना था आज के दौर में ऐसी कोई लड़की नहीं जो दौलत पर न मरती हो। मीटिंग का नाम सुनते ही सईम का प्ले बॉय वाला रूप ऑन हुआ। मिस लैली, आज तो आप काफी हॉट लग रही हैं। मिस लैली, जो आज खासकर शॉर्ट शर्ट जिसका गला काफी डीप था, उसके साथ तन कैप्री पहनकर आई थी, सईम की तवज्जो हासिल करने के लिए और उसकी मेहनत रंग ले आई थी। शुक्रिया सर। सईम की तारीफ पर लैली शर्माने लगी। मगर क्या है न लैली, मुझे आप दूर से थोड़ी कम हॉट लगी रही हैं, जरा करीब आइए तो पता चले आप कितनी हॉट हैं। शायद लैली सईम के बोलने का ही वेट कर रही थी। सईम के एक दफा के बुलाने पर ही लैली सईम की रान पर जाकर बैठ गई। आप तो काफी हॉट हैं मिस लैली, और ये ड्रेस आप पर काफी सूट कर रहा है। सईम ने ये बात बोलकर मिस लैली के चेहरे के बाल कान के पीछे किए। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि उसका ये रोमांटिक सीन कोई बहुत गुस्से से देख रहा है। ये बोलकर सईम उसके होंठों पर झुकने लगा जब एकदम किसी ने चीख कर कहा,
तो ये तुम्हारी बहुत अहम मीटिंग जिसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। सईन जो अपना काम पूरा होता देख बहुत खुश हो रहा था, एकदम किसी जानी पहचानी आवाज पर एकदम हड़बड़ाया। आपने सामने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जिससे वो अब उकताने लगा था, और उसके उकताने की वजह थी मदीहा का बार बार शादी पर इसरार करना। मदीहा को तेजी से अपनी तरफ बढ़ता देखकर सईन ने तकरीबन फेंकने वाले अंदाज में लैली को अपनी गोद से नीचे उतारा। मदीहा ने आगे बढ़कर सईन का गरेबान पकड़कर कहा, यू चीटर, लायर, तुमने मुझे धोखा दिया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ये बोलकर जैसे ही मदीहा ने सईन के मुंह पर चमाट मारना चाहा, वैसे ही सईन ने उसका हाथ रोककर कहा, सोचना भी नहीं मदीहा डार्लिंग, वरना मुझे जानती नहीं तुम। अभी होटल मैरियट के स्वीट रूम में गुजारे हमारे कुछ पलों की वीडियो है मेरे पास, जिसे लीक करने में मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। सईन के मुंह से सुनी वाली धमकी से मदीहा के चेहरे पर घबराहट के आसार रोनुमा होने लगे। लैली ने जब उन दोनों के दरमियान गहमागहमी होती देखी तो फौरन केबिन से बाहर चली गई। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सईन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, अपना सब कुछ तो तुम पर वार चुकी हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मैं मर जाऊंगी। मदीहा ने सईन के बेहद करीब होकर उसका चेहरा थाम कर कहा, बेबी मुझसे पहले तुम अपना सब किसी और पर भी वार चुकी हो, अगर चाहो तो डिटेल दे सकता हूँ। सईन के इंकिशाफ पर मदीहा की सारी अकड़ खाक में मिल गई। तुम किस टाइप की हो मदीहा बेबी, ये तो मैं उसी वक्त समझ चुका था जब तुमने मुझसे महंगे महंगे गिफ्ट मांगना शुरू किए। तुम्हारी शराफत का अंदाजा यहाँ से लगा लो कि अपने माँ बाप को झूठ बोलकर एक गैर आदमी के साथ तुम होटल के कमरे में मजे ले रही थी। शराफत और इज्जत तुम्हारी उसी में है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर जरा भी होशियारी की न सईन वहाज के साथ तो यकीन मानो इस शहर में सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा तुम्हारा। मदीहा जो शेरनी की तरह दहाड़ती हुई आई थी, भीगी बिल्ली की तरह चली गई। छोटी बीबी साईं, हाँ लाइबा बोलो। बेबी जी वो हीर बेटी का रिजल्ट आ गया है, मगर वो वही है, रिजल्ट देखने के बजाय कमरे में बंद है सुबह से। लाइबा की बात पर खुशबू मुस्कुराए और कहा, जानती तो हो लाइबा, जब जब उसका रिजल्ट आता है वो ऐसे ही रिएक्ट करती है। तुम जाओ देखो खाना बना या नहीं, मैं देखती हूँ उसे। खुशबू वासिक गांव के एक जमींदार की बेटी थी। माँ के गुजरने के बाद वासिक साहब ने ही उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला। मगर बाप का साया भी भरी जवानी में उसके सिर से उठ गया, वो भी उस वक्त जिस वक्त उसे किसी अपने के साथ की जरूरत थी। बाप के मरने के बाद उसने ही गांव का सारा निजाम संभाल लिया। हीर उसकी भांजी थी। सब ये बोलते थे। उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए खुशबू फिलहाल कराची में थी। लाइबा उनकी पुरानी मुलाजिम थी। तकरीबन सारे मुलाजिम ही आहिस्ता आहिस्ता खुशबू का साथ छोड़ गए थे, मगर लाइबा उसका शौहर हमेशा खुशबू के साथ थे। लाइबा का शौहर उस वक्त गांव में था, वहां की जमीनों की देखभाल उसके जिम्मे थी। एक तरीके से वो मुंशी का किरदार अदा करता था। 20 सालों से वो पूरी ईमानदारी से खुशबू को एक एक पैसे का हिसाब देता था। पैसे की रेल पेल थी, मगर खुशबू को अब किसी चीज की लगन नहीं थी। वो हमेशा सादा सी रहती थी। 38 साल की होने के बावजूद वो अब भी बहुत जवान लगती थी। हीर को खुशबू ने ही पाला था, मगर हीर को इतनी इजाजत नहीं थी कि वो अपने माँ बाप के बारे में सवाल करे, क्योंकि खुशबू ने उसे ये बताया हुआ था कि उसके माँ बाप नहीं है, वो उसकी आंटी है। कहाँ है माँ बाप, है भैया नहीं, ऐसा कोई सवाल हीर खुशबू से नहीं पूछती थी, और शायद यही खुशबू चाहती थी कि हीर उससे कोई सवाल न करे। हीर दरवाजा खोलो जान। खुशबू की आवाज सुनकर हीर ने एक सेकंड की ताखीर किए बगैर दरवाजा खोल दिया। हीर को अल्लाह ने बेशुमार हुस्न दिया। उसके गोल्डन बाल उसकी शख्सियत में चार चांद लगाते थे। शायद कभी उसके माँ बाप ने उसका नाम हीर रखा था। खुशबू ने अंदर आकर हीर को गले से लगाया और पूछा, क्या बात है हीर, कब से लाइबा आपका दरवाजा बजा रही थी, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? आज पक्का रिजल्ट था ना? क्या आया रिजल्ट? खुशबू सवाल पर सवाल कर रही थी, मगर हीर खामोश थी। खुशबू को लगा शायद रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अगर इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कोई बात नहीं हीर। नहीं आंटी, मैंने टॉप किया है पूरे कॉलेज में। क्या? खुशबू की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। तो फिर उदास क्यों हो? अब तो तुम इंटीरियर डिजाइनर बन सकती हो, अच्छी सी अच्छी यूनी में एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। नहीं आंटी, मुझे अब इंटीरियर डिजाइनर नहीं बनना। ये क्या बोल रही हो हीर? ये तो तुम्हारा ख्वाब था।
मुझे स्कॉलरशिप पर 6 महीने के लिए कॉलेज वाले लंदन भेज रहे हैं। कोर्स के लिए 1-2 स्टूडेंट और हैं। तो बस आपको अकेला यहाँ छोड़कर जाने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये बोलकर हीर कमरे से बाहर चली गई। सनम ने सुबह नाश्ते की टेबल पर खामोशी से नाश्ता किया। वो तीनों बहुत गौर से सनम को नाश्ता करता देख रही थी। आज सनम थोड़ा अलग रिएक्ट कर रही थी क्योंकि आमतौर पर जब वो गुस्से में घर से बाहर जाती तो अगले दिन उसका पूरा दिन कमरे में गुजरता। इत्रत आपी कल के लिए। आई एम सॉरी, गलती मेरी है। मैं खुद तो नमाज पढ़ती नहीं और आपको भी पढ़ने नहीं दी कल, सॉरी। सनम के सॉरी करने पर जहां इतरत के हाथ में पकड़ा चाय का कप छलका, वहीं शाहजहां बेगम और बीजान भी सदमे में थी। माँ, वापसी में मुझे देर हो जाएगी, शानजे के साथ मार्केट जाना है। ये बोलकर सनम चली गई मगर वो तीनों सनम के रवैये पर अभी तक शॉक्ड थी। आशिर, आपकी रिपोर्ट कार्ड आज फिर खराब आए है। बहजाद गाड़ी में बैठा आशिर पर गुस्सा कर रहा था मगर आशिर ने अपने पापा की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। वो नाराज था अपने पापा से फाखिर के जाने के बाद से। एक शॉप के आगे बहजाद की गाड़ी रुकी तो साथ में उसके गार्ड्स की भी गाड़ी रुकी। ये एक बहुत बड़ी बेकरी थी। आशिर को इतना डांटने के बाद बहजाद उसके लिए कुछ लेने का इरादा रखता था। आशिर गाड़ी में ही बैठा रहा। बहजाद सामान लेकर वापस आया तो उसके नंबर पर कॉल आने लगी, जिसे सुनने में वो मसरूफ हो गया। उसके गार्ड्स उसके आगे पीछे थे। आशिर, जो काफी देर से एक कुत्ते को देख रहा था जो बहुत छोटा था और एक गड्ढे में फंसा हुआ था। आशिर ने एक नजर बहजाद को देखा जो कॉल में मसरूफ था और उसके गार्ड्स उसकी निगरानी में। आशिर ने गाड़ी का गेट खोला और रोड के उस पार कुत्ते के पास जाने लगा। उफ सनम, आज तो। शान से ये बोलकर रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी उसकी नजर आशिर पर पड़ी जो बिना ध्यान दिए रोड क्रॉस कर रहा था और इस बात से अनजान था कि एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। शानसे ने दूर से आशिर को तेजी से पकड़कर खींचा। एक हलचल मच गई। सनम की भी चीख बुलंद हुई मगर एक बहजाद था जो कॉल पर मसरूफ रहा। बेटा, आपको लगी तो नहीं? शानसे ने आशिर को उठाकर पूछा। नहीं आंटी। किसके साथ हो आप? शानसे के पूछने पर आशिर ने बहजाद की तरफ इशारा किया। शानसे गुस्से में बहजाद की तरफ बढ़ी और इतनी तेजी से बहजाद के हाथ से मोबाइल खींचकर नीचे फेंका कि उसके गार्ड्स हैरान रह गए। उन्होंने फौरन शानसे की तरफ अपनी गन्स की। बहजाद 2 मिनट के लिए शानसे की हिम्मत पर हैरान रह गया। कुछ होश है या नहीं आपको? अगर बरवक्त मैं इस बच्चे को रोड क्रॉस करने से नहीं रोकती तो आपका बेटा अल्लाह को प्यारा हो चुका था। ये इतने मोटे मोटे गार्ड्स की अपनी निगरानी के लिए रखे हैं। इतने बड़े होकर खुद की निगरानी करवा रहे हैं और इतने से बच्चे को लावारिसों की तरह छोड़ दिया। बेटा, कौन है ये आपके? आंटी, पापा। लो जी, माशाल्लाह, पापा को तो देखो, अपने मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। ऐसा कौन सा फोन था, बम ब्लास्ट करवा रहे थे कहीं जो ध्यान नहीं रहा अपने खुद के बच्चे पर। सनम, जो बहजाद को देखकर इतनी देर से ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि उसने बहजाद को कहाँ देखा है, मगर जब सनम को याद आया तो वो शानजे का हाथ पकड़कर खींचने लगी। शानजे, बस करो, तुम जानती नहीं उन्हें, ये बहजाद चौधरी हैं। अरे होगा कोई बहजाद बगदाद। मेरी नजर में तो ये एकदम बेकार शख्स है जो अपना बच्चा नहीं संभाल सकते। अरे हट सनम। शानजे एक बार फिर बहजाद से लड़ने जाने लगी जब सनम उसे खींचती हुई रोड क्रॉस करने लगी। मगर शानजे की नीली आंखें बहजाद को गुस्से में घूर रही थी और बहजाद की उस पर। बहजाद ने इस लड़की की जुर्रत पर दिल से दाद दी और गाड़ी में बैठते हुए सिर्फ एक लफ्ज दोहराया, शानजे। क्या सोचा फिर तुमने हीर? क्या करना है आगे? कुछ नहीं सोचा आंटी, और आप भी सोचना छोड़ दे, हीर ने नाश्ते से भरपूर इंसाफ करते हुए कहा। मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, बस नहीं बनना कोई इंटीरियर डिजाइनर। ऐसा कोई भी काम नहीं करना मुझे जिसकी वजह से मुझे आपको छोड़कर जाना पड़े। क्यों शादी नहीं करोगी? नहीं, सारी जिंदगी ऐसे ही। अल्लाह न करे, हीर सोच समझकर बोला करो, कोई भी वक्त कबूलियत का होता है। खुशबू ने तकरीबन इतनी जोर से ये बात बोली कि पल भर के लिए हीर डर गई, मगर उनके साथ बैठी लाइबा खुशबू का डरना अच्छे से समझती थी। खुशबू ने नाश्ता अधूरा छोड़ा और कमरे में बंद हो गई। हीर ने मदद तलब निगाहों से लाइबा को देखा मगर उसने कंधे उचकाकर ये साफ जाहिर कर दिया कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। इतरत, जी माँ।
बेटा नदा आंटी की कॉल आई थी, वो अगले हफ्ते कराची आ रही हैं। अरे सच माँ, काफी टाइम हो गए नदा आंटी से मिले हुए। हाँ ये तो है, मेरी यूनी फ्रेंड है नदा, मगर न जाने खुशबू कहाँ है। जब से यूनी खत्म हुई उसने हम दोनों से राब्ता नहीं किया, मगर मैंने भी इस बार सोच लिया है उसे ढूंढ कर रहूंगी, उसके गांव जाना पड़े भले। जी माँ, मुझे भी खुशबू आंटी से मिलने का बड़ा इश्तियाक है, उन्हें सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है। हम नदा इस बार अपने बेटे के साथ आ रही है। बता रही थी नदा एयरफोर्स ज्वाइन कर ली है उसके बेटे ने। हम अच्छा ये बताओ सनम कहाँ है। माँ आपको पता है आज हफ्ता है, आपकी सनम आज वो क्लब जाएगी शानजे के साथ, जिसकी मेंबरशिप हासिल करने के लिए वो कब से ख्वार हो रही थी। अच्छा अच्छा चलो फिर तो आज उसे देर हो जाएगी। हम माँ मैं जरा दाई जान को दवाई दे आऊं। हाँ बेटा जाओ, मुझे भी एक दो काम है ऑफिस के, वो मैं कर लूं। बाजिल सीधी शराफत से दे दो, मुझे नोट्स दिन रात मेहनत करके बनाए हैं प्लीज। ओह, और मैंने वो परफ्यूम 1 महीने ख्वारी के बाद हासिल किया। हाँ तो बदले में तुमने मेरी मेकअप किट खराब कर तो दी। हंजा ने दोबारा उसे पकड़ते हुए कहा। वो बेड पर चढ़ती तो वो बेड से उतरता, वो चढ़ता तो वो उतरती। पिछले आधे घंटे से ये सीन चल रहा था। वो मेकअप किट खराब करके मुझे सुकून नहीं मिला, यू नो व्हाट सुकून। बाजिल ने एक लंबी सांस लेकर कहा। उसी वक्त हंजा ने उसकी शर्ट पकड़कर जैसे ही पकड़ना चाहा, बाजिल जो बेड पर खड़ा था उसका बैलेंस आउट हुआ, उसने गिरने से बचने के लिए हंजा को थामा। दोनों का बैलेंस आउट हुआ, दोनों एक दूसरे के ऊपर जैसे ही गिरे उन दोनों के लब आपस में टकरा गए। हंजा बाजिल के ऊपर थी। दोनों के होंठ इतने अचानक एक दूसरे से मिले कि 2 पल के लिए बाजिल की हार्ट बीट मिस हुई, कुछ सही हाल हंजा का था। हंजा का शर्म से लाल चेहरा बाजिल देखने पर मजबूर हो गया। हंजा ने उठने की कोशिश की तो बाजिल की नजर हंजा के गहरे गले पर पड़ी, बाजिल ने फौरन अपनी निगाह झुका ली। हंजा जैसे तैसे बाजिल पर से उठी और जितनी स्पीड में वो बाजिल के कमरे से भाग सकती थी वो भागी। मगर बाजिल के चारों शाने चित हो चुके थे, उसके लब धीरे से मुस्कुराए, उसने अपना हाथ दिल पर रखकर धीरे से पूछा। सच में? ओह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे छोटे से क्लब में। सईन क्लब में दाखिल हुआ तो क्लब का मालिक जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसको देखते ही उसकी तरफ बढ़ा। हाँ यार, बस जब से डैड ने बिजनेस ज्वाइन करवाया है टाइम ही नहीं मिलता, आज पूरे 2 हफ्ते बाद फ्री हुआ हूँ तो सोचा किसी तितली के परों से ही खेल लूं। सईन ने आंख मारकर अपने दोस्त से कहा। तो दोनों का एक साथ कहा खा गूंजा। मगर तेरे पास तो तितली थी ना, उड़ गई क्या? अरे उसका तो नाम मत ले, खुद तो उड़ी उड़ी साथ में दूसरी भी लेकर उड़ी। ओह चल मेरे शेर, कोई बात नहीं, यहाँ से कोई तितली शिकार कर ले, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। वैसे आई कोई न्यू तितली? ये सब पुराने बाग की तितलियां हैं। सईन ने क्लब में निगाह दौड़ाते हुए कहा। हम आई तो हैं 2 लड़कियां, हैं भी बहुत खूबसूरत, मगर मगर क्या? पूरी बूम है, मजाल नहीं ये कोई उनके साथ फ्लर्ट कर सके। एक दो ने कोशिश की थी, बाप रे उस लड़के का इतना बुरा हाल किया उनमें से एक ने की पूछ मत। सईन ने एक आईब्रो उचकाकर कहा। असल खिलाड़ी से अभी तक वास्ता नहीं पड़ा ना। मगर सईन ईमानदारी से कहूँ, वो दोनों ऐसी हैं भी नहीं जैसे अक्सर लड़कियां यहाँ आती हैं। दोनों एक दूसरे में ज्यादा मगन रहती हैं। मैं जो हर 6 महीने बाद डांस कंपटीशन रखता हूँ, दोनों ने उसमें हिस्सा लिया है। ओह कम ऑन फैजान, यहाँ आने वाली सारी एक जैसी होती हैं। खैर ये बता उनमें से कौन सी हैं? सईद ने सामने निगाह डालते हुए फैजान से पूछा, जहाँ काफी लड़कियां डांस कर रही थी, कोई स्नूकर खेल रही थी, कोई बार में बैठी थी। अभी तक आई नहीं है वो, बस आने वाली होंगी, 9 बजे तक आती हैं। सईद ने अपनी ड्रिंक को मुंह लगाते हुए कहा। हम चलो देख लेते हैं ऐसी कौन सी तितली है जो शिकारी के जाल में नहीं फंसती। लो आ गई। फैजान के कहने पर सईद ने एक सरसरी से निगाह डाली। ब्लैक टाइट पैंट, ब्लैक शर्ट पर ब्लैक जैकेट पहने, लंबे बालों को नीचे से हल्का हल्का कल किए सनम गेट से अंदर आई। शान से भी उन्हीं कपड़ों में थी, मगर सईद की निगाह सनम पर थी। दोनों एक साथ चलती हुई फैजान तक आई। सईद पर कोई लड़की निगाह न डाले ऐसा आज तक नहीं हुआ था, मगर सनम ऐसा कर चुकी थी। उसने बिना सईद की तरफ देखे फैजान से सलाम दुआ की और डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई। सईद ने एक नजर फैजान को देखा और कहा, नॉट बैड।
शाहजहां इतरत के बारे में क्या सोचा है? यूनी खत्म किए उसे 3 साल हो गए हैं। दाई जान का इशारा जिस तरफ था शाहजहां अच्छे से जानती थी। जानती हो अम्मी, बस देख रही हूँ कोई मुनासिब रिश्ता, जल्दी इंशाल्लाह उसकी शादी कर दूंगी। इजहार की कॉल आई थी मेरे पास। इजहार के नाम पर शाहजहां बेगम की धड़कन तेज जरूर हुई थी, मगर अब शाहजहां बेगम का दिल वीरान हो चुका था। कोई एहसास जज्बात बाकी नहीं रहे थे इजहार साहब के लिए। बता रहा था कि 3-4 महीनों में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा। बच्चियों का पूछ रहा था, खासकर सनम का। सनम के नाम पर शाहजहां बेगम के लब तंजिया मुस्कराए और उन्होंने नफी में गर्दन हिलाई। आपके बेटा है अम्मी, मैंने आपको कभी मना नहीं किया उनसे बात करने को या उनसे मिलने जाने को, मगर मेरी बेटियों का जिक्र वो शख्स न करे तो बेहतर होगा। शाहजहां औलाद नरीना की ख्वाहिश करना गुनाह नहीं। पिछले 22 सालों से तुम उसे सजा दे रही हो दूसरी शादी की, जबकि इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। बिल्कुल अम्मी, इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। अगर वो किसी बेवा का हाथ थामते, तलाक याफ्ता का हाथ थामते, या फिर जो मजबूर होती उसका हाथ थामते, मुझे अफसोस नहीं होता अम्मी, मैं खुद उनकी दूसरी शादी करवाती। जब मर्दों को दूसरी शादी करनी होती है तो उन्हें ये याद आ जाता है कि इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की हैं, मगर ये याद नहीं आता कि उन्होंने बेवा तलाक याफ्ता औरतों पर जोर दिया है जो मजबूर हों। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से भी इसलिए शादी नहीं की कि उन्हें बेटा चाहिए था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा नहीं था, 4 माशाल्लाह बेटियां थीं। अम्मी, शायद आप भूल रही हैं कि औलाद मर्द के नसीब से होती है, औरत के नहीं। जिस बंदे से अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है उसे बेटी देता, फिर ज्यादा खुश होता है दोबारा बेटी देता है। मगर अफसोस अम्मी, आपका बेटा बदनसीब की, जिसको अल्लाह ने बेटियां तो दी मगर उन्होंने कद्र नहीं की। बेशक अल्लाह ने औरत को बहुत हौसला और हिम्मत दी है, मगर अम्मी कहीं जगह औरत बहुत कमजोर हो जाती है, खासतौर पर जब उसका शौहर उसकी मोहब्बत में शिरक करे। ये बोलकर शाहजहां बेगम दाई जान को लाजवाब कर चुकी थी। यार, 3 महीने रह गए हैं यूनी खत्म होने में, क्या करेंगे हम फिर? शानसे ने रजिस्टर में पेन से गोल गोल दायरा बनाते हुए कहा। क्या करेंगे, वर्ल्ड डांस चैंपियन 6 महीने बाद जो होने वाली है वो जीतेंगे। हाँ यार, इंशाल्लाह। मगर मुझे लगता माँ बाबा मेरी शादी का सोच रहे हैं। कल मैंने माँ बाबा को बात करते हुए सुना था कि वो बहुत जल्द फुप्पो से बात करेंगे मंगनी वगैरह के बारे में। शानसे के चेहरे पर अलग ही खुशी थी ये बात करते हुए। हाय हाय, मेरी जान का मुस्कुराना तो देखो। मैं बहुत खुश हूँ शानसे, तू जिसको चाहती है वही तेरा महरम बन रहा है। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन। सनम, तू क्या अरेंज मैरिज करेगी? यार, अभी तक शादी का सोचा नहीं, फिर भी जिससे माँ कहेंगी कर लूंगी शादी। तुझे पता है अपनी लाइफ में कोई हीरो तो है नहीं, नहीं मोहब्बत का कोई चक्कर है। हाय सनम, नाम तेरा बिल्कुल आशिकी माशुकी वाला है और शादी तो अरेंज करेगी। जा बच्चा, शान से बाबी तुझे दुआ देती है, तुझे भी इश्क हो, अल्लाह करे जिससे हो वो भी तुझसे इश्क लाजवाल करे। शुक्रिया बाबी जी, सनम ने शानसे के सामने गर्दन झुकाकर कहा। दोनों दोस्तें एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। दूर खड़ा आने वाला वक्त उन दोनों दोस्तों पर सिर्फ तंजिया मुस्करा सका। बाबर, हम अगले हफ्ते नदा आ रही है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, काफी टाइम हो गया साली साहिबा से मुलाकात नहीं हुई। हम वहाज को भी साथ ला रही हैं। इस बार पक्का इरादा है उनका वहाज की शादी का। हम अच्छी बात, अब तो वो एयरफोर्स भी ज्वाइन कर चुका है। बाबर, मैं सोच रही थी अब बादल भी माशाल्लाह पढ़ाई खत्म कर चुका है, बहुत जल्द आपका ऑफिस ज्वाइन करने वाला है। हंजा का भी एमबीबीएस कंप्लीट होने वाला है, तो क्या मैं बात करूं हाजरा भाभी से बादल और हंजा की? मैं बादल के लिए लड़की देख चुका हूं, मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी है। अच्छा हुआ तुमने पहले ये बात मुझसे कर ली, भाभी से करती तो फिर उनको और फहीम को बुरा लगता जब मैं उन्हें मना करता। मगर क्या बुराई है बाबर हंजा में? मैंने कब कहा वो बुरी है? मेरा खून है, मेरी भतीजी है, मगर मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ, अब लाइट ऑफ कर दो। नफीसा बेगम ने उन दोनों के दरमियान अनजानी ही सही मोहब्बत पनपती हुई देख चुकी थी। उनकी खुद की भी ख्वाहिश थी हंजा को अपनी बहू बनाने की, मगर बाबर ने कभी अपने आगे किसी की चलने नहीं दी। या अल्लाह, बाबर का ये फैसला इस घर की बुनियाद न हिला दे।
नफीसा के दिल से निकली दुआ कबूल हुई या नहीं ये तो फिलहाल वक्त ही बताता। हंजा को पढ़ते पढ़ते पानी की प्यास लगी तो वो किचन में पहुंची। फ्रिज खोलते ही उसकी भूख भी चमक उठी। चॉकलेट केक देखकर अभी उसने केक से इंसाफ किया ही था कि बाजिल किचन में आ गया। बेड वाले वाकये के बाद से हंजा उससे छुपती फिर रही थी। खाना खाकर फौरन कमरे में बंद हो जाती और बाजिल को ये कहकर बहला रही थी कि पढ़ रही है। हंजा ने एक नज़र बाजिल को देखकर स्माइल पास की और तेजी से किचन से जाने लगी, मगर अफसोस उसकी कलाई बाजिल के हाथ आ चुकी थी। बाजिल ने उसको अपनी तरफ खींचा। हंजा का सिर बाजिल के सीने से टकराया। बाजिल, क्या कर रहे हो यार, लग गई मेरे सिर पर। हंजा ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, मगर उसकी निगाहें नीची थी। ऊपर देखो हंजा मेरी तरफ। बाजिल के हाथ अब हंजा की कमर पर थे। हंजा की हार्ट बीट तेज होने लगी। बाजिल प्लीज लीव मी, मुझे पढ़ना है। हंजा ने अभी भी बाजिल की तरफ नहीं देखा। पहले मेरी तरफ देखो फिर जाने दूंगा। बाजिल की बात पर हंजा ने निगाह उठाकर बाजिल को देखा। उसकी आंखें एक अलग अंदाज में चमक रही थी। होठों की मुस्कुराहट हंजा को कोई और पैगाम दे रही थी। मुझसे भाग क्यों रही हो 2 दिनों से? मैं कब भाग रही हूँ, मैं तो पढ़ने में मसरूफ थी। हंजा ने बहुत कोशिश की कि हिम्मत से बाजिल की बात का जवाब दे, मगर उसकी जुबान की लड़खड़ाहट ने बाजिल की हिम्मत को और शह दी। हंजा, बाजिल के लहजे की मिठास एक बार फिर हंजा को निगाह झुकाने पर मजबूर कर गया। हंजा, आई लव यू। बाजिल की बात पर हंजा की आंखें हैरत से खुल गईं। बाजिल ने मुस्कुराते उसे देखा और कहा, कब कैसे किस वक्त मोहब्बत ने मेरे दिल पर दस्तक दी? हंजा, मैं नहीं जानता। जान तो तुम पहले थी ही, अब धड़कन भी बन चुकी हो। ये दोस्ती का रिश्ता कब प्यार में बदला पता ही नहीं चला। हंजा, मैं तुमसे अभी इसी वक्त जवाब नहीं मांग रहा। जरूरी नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं तो तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। अगर इनकार भी कर दोगी तब भी हम अच्छे दोस्त थे और रहेंगे। ये बोलकर बाजिल ने हंजा को आजाद किया, मगर इस बार हंजा भागी नहीं, बल्कि गौर से बाजिल को देखने लगी। बाजिल ने झुककर उसके गाल पर अपने लब रखे और कहा, अब जाओ। हंजा ने अपना एक हाथ उस गाल पर रखा जहां अभी बाजिल के लब थे और उल्टे कदम उठाती हुई किचन से बाहर चली गई। बाजिल भी मुस्कुराता हुआ किचन से निकल गया, मगर किचन के बाहर खड़ी नफीसा बेगम के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्या बात है शानजे, काफी चुप हो। सनम जो आखिरी क्लास अटेंड करके आई थी, यूनी के लॉन में चुपचाप बैठी शानजे उसे हजम नहीं हो रही थी। क्या हुआ है शानजे, क्यों उदास है बता। यार, जब से मुराद की जॉब लगी है बदल सा गया है। अब जबकि फुप्पो ने मेरी एग्जाम के बाद की तारीख रखी है शादी की, तब भी उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं है। ओह शानजे यार, क्या उल्टा सीधा सोचे जा रही है। उसकी जॉब तो देख कितनी टफ है, इतनी बड़ी कंपनी में वो एम्प्लॉय है यार, बिजी होगा। शायद तू भूल रही है तुझसे मोहब्बत करता है यार। कुछ उल्टा सीधा नहीं सोच पागल, अब तो 2 महीने बाद एक हो जाओगे तुम दोनों। फजूल में तू टेंशन ले रही है। सनम उसको समझा रही थी, मगर शानजे के दिमाग में सुबह का मंजर घूम रहा था जब फुप्पो की शादी की डेट फिक्स करने पर मुराद के चेहरे का जाविया एकदम बदल गया और उसने नाश्ते से हाथ खींच लिया। अच्छा ये बता, आज कितने बजे लेने आऊं क्लब के लिए? सनम के पूछने पर शानजे ने एक लंबी सांस ली और कहा, तू अकेली चली जा यार, आज मेरा मूड नहीं, तबीयत भी खराब लग रही है मुझे अपनी। अच्छा चल कोई बात नहीं, आजा चल तुझे घर छोड़ दूं। बलाज, हम बेटा निसा आ रही है, 3-4 महीनों में पाकिस्तान शिफ्ट हो रही है हमेशा के लिए। हाँ माँ, इजहार भाई से बात हुई थी मेरी, इरादा तो उनका यही कराची में रहने का है, मगर एक बार वो आ जाए मैं उन्हें मशवरा दूंगा, बल्कि दरखास्त करूंगा कि यहीं रुक जाए। इस घर में इतना बड़ा घर है, खाली खाली रहता है, थोड़ा आपका दिल भी लग जाएगा। हाँ बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, पर क्या इजहार मानेगा? देख लेते हैं माँ बात करके। सारी पैकिंग हो गई आपकी? वहाज ने नदा बेगम के कमरे में आकर कहा। हाँ बेटा, कब निकलना है? बस आधे घंटे में निकलते हैं, इंशाल्लाह कल शाम तक पहुंच जाएंगे कराची। वहाज ने फोन इस्तेमाल करते हुए कहा। हाँ मैं आपा को कंफर्म कर दूं? नहीं रहने दे, मैंने बाजिल को टेक्स्ट कर दिया है, आ जाएगा वो एयरपोर्ट लेने। अच्छा चलो फिर। नदा बेगम निकलने लगी जब उन्हें कुछ याद आया। वहाज जी,
पक्का करोगे न शादी इस बार? नदा बेगम की बात पर वह आज मुस्कुराया और कहा, हाँ माँ, इस बार इनकार नहीं, पक्का अब चलें। हंजा आज अपना आखिरी पेपर देकर आई थी, बहुत खुश थी क्योंकि अब वो रिजल्ट आने के बाद अपनी हाउस जॉब करेगी। अभी अभी नहाकर निकली थी कि उसके नंबर पर बाजिल की कॉल आने लगी। हाँ हेलो, फ्रेश हो गई? हाँ अभी, कोई काम था? तुम्हारी अलमारी में एक पैकेट रखा है, खोलो, 5 मिनट बाद मैं कॉल करता हूँ। बाजिल के फोन रखते ही हंजा ने अपनी अलमारी खोली तो सामने एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। बाजिल की दोबारा कॉल उठाने में बाजिल ने सिर्फ इतना कहा, मैं वेट कर रहा हूँ। हंजा ने गिफ्ट उठाया तो उसके नीचे एक कार्ड था। हंजा ने कार्ड पढ़ना शुरू किया। अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो हंजा तो ये ड्रेस पहनकर नीचे आ जाना, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी कार में। पीछे के दरवाजे से आना। हंजा ने कार्ड नीचे रखकर ड्रेस देखा। एक खूबसूरत सी वाइट कलर की अनारकली फ्रॉक थी जिस पर खूबसूरत सी गोल्डन कढ़ाई हुई थी। हंजा ने अपने दिल को टटोला, वो कोई भी फैसला जज्बात की रौ में बहकर नहीं करना चाहती थी। बाजिल के नाम की सदाएं उसके दिल के चारों तरफ गूंज रही थी। मगर अभी भी हंजा का दिल बेचैन था, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि बाजिल और उसके दरमियान कुछ गलत होने वाला है। हंजा ड्रेस उठाकर चेंज करने चली गई। व्हाइट फ्रॉक में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैचिंग की चूड़ियां, बालियां और खुसे पहनकर वो पीछे के दरवाजे से निकली तो बाजिल सामने व्हाइट कॉटन के सूट में अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। हंजा को सामने से आता देख बाजिल एकदम साकिन रह गया, उसे याद नहीं उसे कभी हंजा इतनी हसीन लगी। इधर हंजा का निगाह उठाना मुश्किल हो रहा था, शर्माई शर्माई सी वो बाजिल तक पहुंची। बाजिल ने 2 मिनट तक मोहब्बत होकर उसको देखता रहा। हंजा के दिल की धड़कनें अजीब हो रही थी, उसका बाजिल की तरफ देखना बहुत मुहाल हो रहा था। अगर मुझे इसी तरह घूर कर कंफ्यूज करना है तो मैं जा रही हूँ। ये बोलकर हंजा मुड़ने लगी तो बाजिल ने उसकी कलाई थाम कर कहा, अरे अरे मेरी शेरनी, जाना नहीं प्लीज। ये बोलकर बाजिल ने उसके लिए गाड़ी का फ्रंट डोर खोल दिया। सनम आज डांस फ्लोर पर नहीं, एक टेबल पर बैठकर जूस पी रही थी और मुसलसल किसी की निगाहों में थी। शानसे ने आज आने से माजरत कर ली थी, दिल उसका भी नहीं था आने का, मगर घर में बैठकर वो बोर हो जाती। शाहजहां बेगम इतरत और दाई जान शाहजहां बेगम की दोस्त के पोते के अकीके में गए थे। सनम को भी उन्होंने चलने को कहा था मगर उसने साफ मना कर दिया। हेलो जानेमन, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? 2-3 लड़कों ने सनम की टेबल पर आकर फ्लर्टिंग शुरू कर दी। क्लब में इतना शोर, इतना रश था कि सनम की तरफ वहां मौजूद किसी का ध्यान नहीं गया। नशे में मौजूद उन लड़कों को देखकर सनम की भी हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि शानजे साथ होती थी तो एक सहारा होता था। अरे यार आओ, हम इस हसीना को जरा सी कंपनी दे देते हैं। ये बोलकर उन तीनों लड़कों ने सनम को काबू किया। सनम ने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, चीखी, मगर म्यूजिक इतना लाउड था कि सनम की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उनमें से एक लड़के ने जैसे ही सनम की जैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया, एकदम किसी ने उस लड़के का हाथ वहीं से पकड़कर उसे घुमाया और एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारा। देखते देखते सईम और उन तीनों लड़कों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। वो तीन थे, सईम एक। सईम जितना उनसे लड़ सकता था लड़ा, मगर अचानक फैजान ने आकर बीच बचाव करवाया। एक अजीब सा माहौल बन गया था। सईम ने फैजान को अपने आप से छुड़वाया और गुस्से में कहा, ये किस किस्म के लड़कों को तुमने अपने क्लब में एंट्री दी? क्लब के गार्ड ने उन तीनों लड़कों को क्लब से बाहर फेंका। जब अचानक सईम डरी सहमी सनम की तरफ मुड़ा। तुम ठीक हो? सनम ने एक नजर सईम को देखा जिसके होंठ के साइड में से खून निकल रहा था, माथे पर से भी हल्का सा ब्लड निकल रहा था। सईम के सवाल पर सनम ने हाँ में गर्दन हिलाई। गाड़ी लाए हो आप साथ अपने? सईम के सवाल पर एक बार फिर सनम ने हाँ में गर्दन हिलाई। आइए मैं आपको छोड़ दूं, टाइम ज्यादा हो गया है। सनम इस वाकये से काफी डर गई, उसे अंदाजा नहीं था कि क्लब में ऐसा कुछ हो सकता था। वो सईम के पीछे पीछे चल रही थी। अपनी कार के पास पहुंचकर सनम ने जैसे ही सईम से कुछ कहना चाहा, सईम ने उससे चाबी मांगी। मैं चली जाऊंगी। सनम के कहने पर सईम ने अपनी आस्तीन फोल्ड की जो शायद फट गई थी। मुझे पता आप खुद ड्राइव करके जा सकती हैं, मगर फिलहाल आप इस पोजीशन में नहीं कि अकेले जा सकें। लाइए चाबी दे दें। सनम ने काफी हिचकिचाते हुए उसके हाथ में चाबी दी।
सईम गाड़ी का गेट खोलकर जैसे अंदर बैठा, दीवा परफ्यूम की महक उसकी नाक से टकराए और उसने दिल ही दिल में सनम की चॉइस की दाद दी। सनम के फ्रंट सीट पर बैठते ही सईम ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। आपका नाम क्या है? सनम ने सईम के सवाल पर उसे एक नजर देखा और कहा, सनम। ओह नाइस नेम, मैं सईम बलाज, बलाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ। सईम ने ये कहकर उसके आगे हाथ बढ़ाया तो सनम ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती। ओह। सनम की बात पर सईम ने अपने होंठ पूरे गोल करके कहा, वैसे आज अगर आपकी पार्टनर नहीं आई थी तो आपको नहीं आना चाहिए था क्लब में। क्लब कितना ही हाई फाई हो मगर उसका माहौल अच्छा नहीं होता। अगर आई भी थी आप तो जल्दी चली जाती। वो असल में मैं इस क्लब में बस डांस कंपटीशन जीतने के लिए आई हूँ। मैं जल्दी चली जाती मगर घर में माँ आपी और दाई जान नहीं थे तो अकेले रहने से डर लगता है मुझे, इसलिए बस टाइम गुजार रही थी। तो पापा तो होंगे न घर पर, वो नहीं बोलते आपको कुछ? पापा लफ्ज पर सनम की आंखें एकदम भीगने लगी। आंखों के नमगोशे उसने बहुत महारत से साफ किए मगर फिर भी उसका ये अमल सईम की निगाहों में आ चुका था। लगता है मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया। सईम के बोलने पर सनम ने निगाह उठाकर उसे देखा, काली गहरी सियाह आंखें जिन्हें देखकर सईम पल भर के लिए मबूत रह गया। नहीं ऐसी बात नहीं, पापा हमारे साथ नहीं रहते। उन्हें आप ही के बाद बेटा चाहिए था और हो गई मैं। दोबारा माँ उन्हें औलाद की खुशियाँ दे नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने हमें और माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली बेटे के लिए। आई एम सो सॉरी सनम, आपको हर्ट करने का मेरा इरादा नहीं था। नहीं कोई बात नहीं। यहाँ से राइट मोड़कर बस सामने मेरा घर है। सईम ने गाड़ी रोकी और उतरकर सनम को उसकी चाबी वापस करके कहा, अपना ध्यान रखिएगा। सईम के कहने पर सनम ने एकदम निगाह उठाकर उसे देखा और कहा, आप कैसे जाएंगे? ऐसे। ये बोलकर सईम ने सनम के पीछे इशारा किया जहां सईम का ड्राइवर गाड़ी लेकर आ चुका था। सईम ने एक नजर भरकर सनम को देखा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। सईम के जाते ही सनम भी घर के अंदर दाखिल हुई मगर पलटकर सईम को देखना नहीं भूली। हंजा खामोशी से गर्दन झुकाकर बैठी थी और बाजिल को उसकी खामोशी छुप रही थी। हंजा, हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा शायद तुम जुबान घर छोड़कर आए हो। बाजिल ने मुस्कुराकर कहा तो हंजा भी मुस्कुराने लगी। ऐसी बात नहीं है, हंजा ने बहुत हल्के से कहा। एक मिनट हंजा, ये क्या? क्या? हंजा ने एकदम कहा, यही कि तुम मुझसे शर्मा रही हो। तुम्हारे गाल ये जो रेड हो रहे हैं शर्माने से हो रहे हैं। बाजिल की बात सुनकर हंजा और ज्यादा ब्लश करने लगी और अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए बाजिल के हाथ पर मारने लगी। तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो बाजिल। मगर हूं तो तुम्हारा ना। ये बोलकर बाजिल ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ हंजा की गर्दन में डालकर उसे खुद से करीब किया। हंजा के माथे पर अपने लब रखकर बाजिल ने कहा, हंजा इश्क मोहब्बत दोनों हो चुका है तुमसे, एक सांस की तरह हो तुम बाजिल बाबर के लिए। बाजिल के इतने शिद्दत वाले अंदाज बयान पर हंजा उसके सीने से सिर टिका गई। बाजिल के दिल की धड़कन हंजा के अंदर एक सरशारी पैदा कर रही थी। दो आंसू हंजा की आंख से बह निकले और उसने बाजिल के दिल के मुकाम पर अपने लब रख दिए। हंजा की इस हरकत पर बाजिल अंदर से निहाल हो गया। उसने दोबारा हंजा के माथे पर अपने लब रखे। हंजा उससे धीरे से अलग हुई और बाजिल की तरफ देखने से कतराने लगी। गाड़ी एक खूबसूरत से हट के पास जाकर रुकी। हंजा ने एक नजर हट को देखा और फिर बाजिल को। अंदर सरप्राइज है तुम्हारे लिए, चलो। सनम, तुझे शुक्रिया अदा करना था सईम का। यार याद ही नहीं रहा, अब क्लब जाऊंगी तो खुसूसी कर दूंगी। तू बता मुराद के क्या हाल चाल हैं? कभी बात कर लेता है और कभी पास से भी गुजर कर ऐसा बिहेव करता है जैसे जानता नहीं। तू क्यों नेगेटिव सोच रही है शानज़े? अच्छा सोच। तू उसकी बचपन की मोहब्बत है। अच्छा ही सोच रही हूँ। हम गुड गर्ल। वैसे एक बात तो बता सनम, हम देखने में कैसा था सईम? मैं गौर से नहीं देखा। ओ, शानज़े ने इतना लंबा ओ किया जिस पर सनम ने दांत पीसकर कहा, शानज़े बीबी अपना दिमाग जरा कम चलाया करो और सो जाओ, सुबह तुमने अपनी मूंछें भी साफ करवानी है। ये बोलकर सनम ने कॉल कट कर दी।
इधर शानज़ी सिर्फ अफसोस ही कर सकी सनम की बात पर उसे जवाब न देने पर, क्योंकि उसे पता था अब सनम मोबाइल बंद कर चुकी होगी। सनम ने आंखें बंद की तो सईम का चेहरा छनकर उसके सामने आया। सनम झटके से उठ बैठी। नींद अब उसकी आंखों से उड़ चुकी थी। एक खूबसूरत से हट के अंदर जैसे ही हमजा ने कदम रखा, उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। पूरी हट में सिर्फ एक ही टेबल थी जिसे खूबसूरत खुशबूदार कैंडल से सजाया गया था। टेबल के चारों तरफ गुलाब के फूलों के खूबसूरत बुके थे। डिम लाइट ने एक अलग ही माहौल बनाया हुआ था। हमजा ने पलटकर बाजिल को देखा और अंदर बढ़ते हुए कहा, वैसे लगते तो तुम काफी विलेन टाइप हो, ये हीरो वाली खुसूसियात कहाँ से आ गई तुम में? हमजा विलेन लफ्ज का इस्तेमाल करके बाजिल की हंटा चुकी थी। हमजा ने अपनी शैतानी मुस्कुराहट छुपाए और जाकर गुलाब के फूलों को छूने लगी। हमजा की बात पर तपने के बाद अब बारी हमजा के तपने की थी। हम वो तो बुलबुल तोरी के साथ रहकर मुझमें विलेन की खुसूसियात आ गई थी। हम अक्सर जो लोग हमजा फहीम की पर्सनैलिटी से जलते हैं वो ऐसी ही बकवास करते हैं। हमजा ने एक अदा से अपने बाल पीछे करते हुए कहा, हाँ जैसे तुम मुझसे जलती हो तभी दिल की जलन कम करने के लिए ये विलेन जैसे लफ्ज इस्तेमाल करती हो। बाजिल ने भी बराबर का जवाब देते हुए कहा, अब सुहबत का भी तो असर होता है ना। आगे की बात बाजिल ने हमजा की तरफ झुककर कही, हाँ रोमांटिक में तुम्हारी किस लेने के बाद हुआ। कौन सी किस? बाजिल की बात पर हमजा घबरा गई। उसके लहजे की लड़खड़ाहट बाजिल को बहुत मजा दे रही थी। अरे हमजा बीबी, वही किस जो हमने एक दूसरे के ऊपर। आगे का जुमला बाजिल ने जानबूझकर अधूरा छोड़ा क्योंकि उसे पता था उसका तीर निशाने पर लगा था। हमजा का टेम्परेचर हाई होना शुरू हो गया था। वो तो गलती से हुआ था और बाजिल बहुत ही कोई बेशर्म हो, हद हो गई। हमजा ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, वो तो मैं हूँ। ये बोलकर बाजिल ने तेजी से हमजा को अपनी तरफ खींचा। ये क्या कर रहे हो बाजिल? चलो वो किस गलती से हुई थी, आज जानबूझकर करते हैं वैसी गलती। इतना बोलकर बिना हमजा की बात सुने जैसे ही बाजिल हमजा के होठों को चूमने लगा तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। मोबाइल पर बाबर साहब का नंबर देखकर बाजिल फौरन हमजा से अलग हुआ। बाबर साहब की कॉल बंद होते ही बाजिल ने एक अफसुर्दा सी निगाह हट पर डाली और हमजा को कहा, पापा की कॉल थी, वहाज भाई को एयरपोर्ट लेने जाना है, उनकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है। सो सॉरी यार, आज के लिए मैंने क्या क्या सोचा था। कोई बात नहीं बाजिल, चलो चलते हैं। सुबह 6 बजे से वो लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थे। 8 बजे की उन लोगों की फ्लाइट थी। उसके साथ जाने वाले सारे स्टूडेंट तकरीबन पहुंच चुके थे। चेकिंग और बोर्डिंग के बाद आधा घंटा था उनके पास। सारे तकरीबन अपने घर वालों से मिल चुके थे मगर एक हीर थी जिसका रोना अभी तक चल रहा था। हीर बस करो, पिछले आधे घंटे से तुम रो रही हो। अरे यार आंटी आप तो समझाए, ऐसे उल्टा आप ही उसके साथ लगी पड़ी हैं रोने में। हीर की एक दोस्त ने चिढ़कर कहा, हीर बेटा बस करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। खुशबू ने उसे खुद से अलग करके उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अपना बहुत सारा ध्यान रखना, रोजाना मुझे कॉल करना, वक्त पर खाना, सुधरा बेटा ध्यान रखना उसका। अरे आंटी आप फिक्र न करें मगर प्लीज अभी तो जाने दे, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आंटी प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज मेडिसिन टाइम पर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। हीर के अंदर जाते ही खुशबू पलट गई। उस एयरपोर्ट से उसे वहशत आने लगी। हीर के जाने के अलावा भी बहुत सी तल्ख हकीकतें खुशबू की उस एयरपोर्ट से जुड़ी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गए हो यंग मैन। बाबर साहब की तारीफ पर वहाज मुस्कराने लगा। वहाज भाई आप मुझे कब बिठाएंगे अपने एयरफोर्स के जहाज में? हमजा भी उसे घेर कर बैठी थी। आपके चलना हमारे साथ, फिर जितना दिल करे उतना बैठना। हमजा वहाज की बात पर खुश हो गई थी तभी उसे अपने पास बाजिल की सरगोशी सुनाई दी। अभी तुम बाजिल के नाम की डोली में बैठने की तैयारी करो। बाजिल जो हमजा के पास ही बैठा था उसने हल्की सी सरगोशी की जो वहां बैठे किसी ने सुनी हो या नहीं मगर वहाज उसे सुन चुका था और सुनते ही वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा। दो बहनें आपस में बैठी तो न थमने वाला बातों का सिलसिला चल निकला। बस आपा दुआ करो इस बार मुझे अपने वहाज के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। अब वो शादी के लिए मान गया है तो बस मैं इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहती। हाँ हाँ नदा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप बताएं बाजिल के लिए बात की हाजरा भाभी से हमजा की।
नदा बेगम के पूछने पर नफीसा बेगम ने बाबर साहब का फैसला उसे सुना दिया, जिसे सुनकर वो भी काफी अफसरदा हुई। आपा कभी तो बाबर भाई अपने आप से निकलकर कुछ सोचें। बस नदा छोड़ो ये बातें। ये बताओ कल जाओगी शाहजहां के घर? हाँ आपा, मैंने कॉल कर दी थी उसे यहाँ आने से पहले। कल इंशाल्लाह जाऊंगी बिलाज के साथ ही। हम चलो, अब तुम आराम करो, काफी थक गई होगी। बाजिल और वहाज बेड पर बैठे थे जब वहाज ने उसका खुशी से दमकता चेहरा देखते हुए कहा, वैसे मुझे पता था तुम दोनों की दास्तान इश्क मोहब्बत जरूर होगी। बाजिल जो अपनी सोचों में हंजा के समाये खुश हो रहा था, वहाज के बोलने पर एकदम घबरा गया और कहा कि इन दोनों मतलब किसकी बात कर रहे हैं भाई? ओ नन्हे काका को तो कुछ पता ही नहीं। वहाज ने बाजिल की नाक खींचते हुए कहा, मेरे सामने तो ये ड्रामा बंद करो। वहाज के कहने पर बाजिल मुस्कुराकर उसके गले लग गया। बस भाई दुआ करे वो मेरी हो जाए। आमीन आमीन, मेरी दुआ है तुम दोनों के साथ। यार पहले बोलना था, तुझे पता है ये रास्ता कितना सुनसान है। इतनी दूर तूने पार्लर की बुकिंग करवा दी और अब तू खुद नहीं आ रही, मैं कैसे जाऊंगी यार सनम। यार एडजस्ट कर ले, माँ की बहुत पुरानी दोस्त आ रही हैं, स्पेशली माँ ने घर में रुकने को कहा है। चल मैं करीम मंगवाती हूँ फिर। हाँ प्लीज यार, सॉरी। सनम की कॉल कट होते ही शानजे ने गाड़ी मंगवाए। अभी वो बात ही कर रही थी कि एक गाड़ी तेजी से उसके आगे से गुजरी और आगे जाकर पलट गई। उसके पीछे दो गाड़ियां आईं। दोनों गाड़ियां एक्सीडेंट हुई गाड़ी के पास आकर रुकी। उनमें एक गाड़ी में से एक शख्स उतरा, उसने उल्टी पड़ी गाड़ी में से एक जख्मी शख्स को बाहर निकाला। शान से देख रही थी कि जख्मी शख्स गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, मगर उस शख्स को रहम नहीं आया और उसने उस शख्स पर एक साथ 3 फायर किए। ये मंजर देखकर शानजे की दिलखराश चीख निकली, जिसे सुनकर मतलूबा शख्स और उसके साथ मौजूद उसके गार्ड्स ने पलटकर शानजे को देखा, मगर शानजे ज्यादा देर तक नहीं देख पाए और उसी वक्त सड़क पर बेहोश हो गई। अस्सलामुअलैकुम मेरी जान, कैसी हो? शाहजहां बेगम ने नदा बेगम को जोर से गले लगाते हुए कहा। दोनों सहेलियां गले लगते ही रो पड़ी। इतरत और सनम उन दोनों को देखकर थोड़ी गमजदा हो गई थी। अस्सलामुअलैकुम आंटी। इतरत की आवाज पर नदा का ध्यान इतरत पर गया। वालेकुम अस्सलाम, ये इतरत है न शाहजहां? नदा बेगम ने उसे गले लगाते हुए कहा। हाँ, अस्सलामुअलैकुम आंटी। सनम के सलाम करने पर नदा थोड़ी कंफ्यूज हुई। ये सनम है नदा, मेरी दूसरी बेटी। शाहजहां ने नदा बेगम की कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, शाहजहां तुम्हारी दोनों बेटियां माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया आंटी। इतरत और सनम ने एक साथ नदा बेगम का शुक्रिया अदा किया। नदा वहाज नहीं आया? अरे आया है आंटी, क्यों नहीं आऊंगा, आप बुलाएं और मैं न आऊं, माँ से डांट खानी है क्या? वहाज के बोलने पर शाहजहां बेगम ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा, मगर कोई था वहां जो वहाज को देखकर पत्थरा गया था। कुछ ऐसा ही हाल वहाज का भी था। शुक्र है बेटा तुम्हें होश आया, मैं और तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो गए थे। शानजे के होश में आते ही उसकी नजर अपने माँ बाप पर पड़ी। मगर बेटा तुम बेहोश कैसे हुई? जवाद साहब के सवाल पर शानजे का हाथ अपने सिर पर गया, कुछ तेजी उसके सिर में उठी। कुछ याद आने पर जैसे उसका पूरा वजूद लर्जने लगा और रही सही कसर दरवाजे पर दस्तक देने वाले शख्स ने पूरी कर दी। जवाद साहब ने जब नॉक करते हुए फर्द को देखा तो दौड़कर उनके पास पहुंचे और कहा, अरे बहजाद सर, आपने क्यों तकलीफ की आने की? इसमें तकलीफ की क्या बात है जवाद साहब, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। शान से बेटा ये हैं वो जिन्होंने तुम्हें बरवक्त अस्पताल पहुंचाया। शानजे बहजाद को देखकर काफी डर चुकी थी। उसके चेहरे पर मौजूद डर देखकर बहजाद के होठों पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। आप लोग बातें करो, मैं शुक्राने की नफल अदा कर लूं। शानजे की माँ ये बात बोलकर रूम से बाहर चली गई। जवाद साहब आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। अच्छा बहजाद सर, मैं अभी आया। जवाद साहब के जाते ही बहजाद उठकर शानजे के करीब आया। उसकी नीली आंखों में अपने लिए खौफ देखकर बहजाद को बहुत सुकून मिल रहा था। बहजाद ने शानजे का जबड़ा अपने हाथों में पकड़ा और दांत पीसकर कहा, अगर अपनी जुबान खोली शानजे बीबी तो 2-3 नहीं पूरी मैगजीन तुम्हारे वालिद साहब के अंदर उतार दूंगा। वैसे भी कराची जैसे शहर में नामालूम अफराद कत्ल बहुत करते हैं।
ये बोलकर बहजाद ने शानजे का चेहरा छोड़ा तो उसकी आंखें भीगने लगी। बहजाद ने एक नजर उसकी आंसुओं से लबरेज आंखों में देखा। कुछ था जो बहजाद को बेचैन करने लगा और वो तेजी से रूम से चला गया। वहाज की निगाहें इतरत पर थी, मगर इतरत वो ज्यादा देर तक वहाज की शोला उगलती निगाहों में देख नहीं पाए और निगाह झुका गई। माँ, मैं खाना देख लूं। इतरत ने शाहजहां को बोलकर वहां से जाने में ही आफियत समझी। वहाज की निगाहों ने उसका दूर तक पीछा किया। किचन में पहुंचकर इतरत स्लैब पकड़कर जोर जोर से सांस लेने लगी। उसे ऐसा लग रहा था उसका दिल बंद हो जाएगा। जो इतरत ठंडा पानी नहीं पीती थी, आज उसने फ्रिज से बर्फ का पानी निकालकर एक सांस में खत्म कर डाला। इतरत, आप ठीक हो? क्या हुआ आपको? सनम, जो उसकी हेल्प करने किचन में आई थी, उसकी हालत देखकर डर गई। सनम की आमद पर इतरत ने फौरन अपनी तबीयत संभाली और कहा, अरे कुछ नहीं सनम, वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था न, तो उस वजह से चक्कर आ रहे थे। अब ठीक हूँ। आर यू श्योर? मैं माँ को बुलाऊं? अरे हाँ हाँ पागल, माँ को बोलने की क्या बात है, वो खामखा परेशान हो जाएंगी। खाना कब लगाना है? पूछा माँ से। वही बताने आई थी कि खाना लगाने का बोला है माँ ने। इतरत ने खाना टेबल पर लगा दिया। अब मसला ये था कि वो शाहजहां बेगम को कैसे बोलने जाए कि खाना लग गया है। सनम के पास कॉल आ गई थी जिसे सुनने में वो मसरूफ हो गई थी। इतरत ने हिम्मत की, अब इसका सामना तो करना है इतरत, और तुमने कोई कुछ गलत नहीं किया है। इतरत ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। इतरत ने अपने आप को तसल्ली दी और एक बार फिर वो उस दुश्मन जान के सामने गई। वहाज की तरफ उसने निगाह डालने का गुनाह भी नहीं किया। चलो आ जाओ वहाज बेटा, खाना लग गया। वो आंटी हाथ धोने थे। इतरत, बेटा वहाज को वॉशरूम का बता दो। नदा, आ जाओ हम चले डाइनिंग टेबल पर। इतरत का ऐसा लगा शाहजहां ने उसे मौत का परवाना सुना दिया हो। नदा और शाहजहां के जाते ही इतरत ने निगाह उठाकर वहाज को देखा तो वो उसे ही खूंखार नजरों से देख रहा था। इतरत ने अपना खुश्क हलक तर किया और उसके आगे चलने लगी। वहाज भी खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। वॉशरूम दिखाकर जैसे इतरत पलटने लगी, उसकी कलाई वहाज के हाथ में आ चुकी थी। वहाज ने उसे वॉशरूम के साथ वाली दीवार से लगाया। इतरत का सिर जोर से दीवार से टकराया, मगर सामने वाले को परवाह नहीं थी। तुम जिंदा कैसे हो? बेवफाई करके? वहाज ने उसके बेहद करीब होकर पूछा। इतरत का वहाज की कुर्बत में सांस लेना मुश्किल होने लगा। आंसू उसके गाल पर फिसलने लगे। ये नाटक मत कर मेरे सामने, वहाज ने तकरीबन घराते हुए कहा। मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना। सुना तुमने, जो चाहे मुझे समझो। इतरत ने अपनी बाईं तरफ रखा वहाज का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ हाँ जानता था मैं, मुंह छुपाकर दिलों के सौदे करने का तो तुम्हारा काम है, वहाज ने उसका मुंह दबोचते हुए कहा। डोंट टच मी वहाज, इतरत ने अपने मुंह से उसका हाथ हटाते हुए गुस्से में कहा। ओह हाँ, मैं तो भूल गया, तुम्हें तो किसी और की बाहों की आदत है। वहाज के कहे गए जुमले इतरत की रूह पर ऐसी जर्ब लगाई कि वो साकिन नजरों से वहाज को देखने लगी। ओह, कहीं बात बाहों से आगे तो नहीं बढ़ गई थी? वहाज ने शैतानी मुस्कुराहट से पूछा। इतरत ने उसे खुद से दूर किया और दौड़ती हुई वहां से चली गई। इतरत के जाते ही वहाज ने एक जोरदार हाथ दीवार पर मारा। वाह शाहजहां, खाना बहुत मजे का है। इतरत ने बनाया है। मैं तो ऑफिस के कामों में इतना मशगूल रहती हूँ, घर की जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाती। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब इतरत की शादी हो जाएगी तो क्या करूँगी, दूसरों से तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है। शाहजहां ने सनम पर तंज करते हुए कहा। तो नदा के साथ साथ सनम भी मुस्कराने लगी। अरे शाहजहां, अभी तो बहुत छोटी है, जब जिम्मेदारी पड़ेगी सिर पर तो आ जाएगा सारा काम। शुक्रिया आंटी मेरी हिमायत लेने के लिए, वरना माँ हर वक्त मेरे सिर पर हमेशा मिसाइल दागती रहती हैं। सनम के बोलने पर सभी मुस्कुराने लगे सिवाय इतरत के। कहीं बात पक्की कर ली क्या शाहजहां इतरत की? नदा बेगम के इस सवाल पर वहाज की दिल की धड़कन एकदम तेज हुई। उसने निगाह उठाकर इतरत को देखा, मगर वो खामोशी से खाना खाने में मगन थी। वहाज ने भी इस बात को इग्नोर करके खाना खाने को तरजीह दी। नहीं नदा, बस ढूंढ रही हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता। शाहजहां बेगम के जवाब पर नदा बेगम के लब खुलकर मुस्कुराए और उन्होंने गौर से इतरत को देखा। खाने के बाद वहाज अपने दोस्तों के पास चला गया और ये बात इतरत के लिए पुरसुकून थी।
नदा बेगम और शाहजहां बेगम लॉन में बैठी कॉफी पी रही थी जब नदा बेगम ने इजहार साहब का जिक्र छेड़ा। उनका जिक्र करने पर शाहजहां बेगम ने जो नदा बेगम को बताया उसे सुनकर नदा बेगम काफी अफसुर्दा होने के साथ साथ शॉक भी थी। शाहजहां, मगर इजहार भाई तो दीवाने थे तुम्हारे, तो फिर कैसे उन्होंने तुमसे बेवफाई कर ली? बस नदा, किस्मतों के फैसले हैं ये सारे, मगर कभी कभी डर लगता है नदा कि जब बेटियों की शादी करने खड़ी होंगी तो क्या जवाब दूंगी, उनका बाप कहाँ है? अल्लाह सब बेहतर करेगा शाहजहां, तुम परेशान मत हो। नदा बेगम की तसल्ली देने पर वक्ती तौर पर ही सही मगर शाहजहां बेगम पुरसुकून हो गई थी। जाते वक्त नदा बेगम शाहजहां बेगम के लाख मना करने पर भी इतरत और सनम के हाथ में कुछ कैश रख गई थी। वहाज ने जाते हुए पलटकर एक निगाह इतरत पर जरूर डाली थी मगर इतरत ने ऐसा करने का सोचा भी नहीं था। बहजाद के हाथ में शानजे का मोबाइल था जो उसने जानबूझकर अपने पास रोक लिया था। बहजाद के लिए मोबाइल का लॉक खुलवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। शानजे का मोबाइल ऑन होते ही वॉलपेपर पर शानजे और मुराद की पिक शो हुई, दोनों एक साथ काफी करीब थे। बहजाद की आंखों ने जब ये पिक देखी तो न जाने क्यों उसका दिल जलने लगा, उसने उसी वक्त वो पिक डिलीट कर दी। शानजे के नंबर पर सनम की कॉल आने लगी। कॉल के साथ पिक देखकर बहजाद सोचने लगा है उसने उसे कहीं देखा है और याद आने पर खाली मुस्कुराया। बहजाद ने कई बार सनम की कॉल कट की। बहजाद जिस तरह से शानजे को धमकी देकर आया था उसे इतना तो यकीन था कि वो अपनी जुबान बंद रखेगी। मगर ये बहजाद की सबसे बड़ी भूल थी। सारे काम निपटाकर इतरत अपने कमरे में आई, कुछ सोचते हुए उसने अलमारी में से एक बॉक्स निकाला। इस बॉक्स को इतरत ने आज तकरीबन 3 साल बाद खोला था और क्यों न खोलती, उसका माजी, उसकी मोहब्बत आज 3 साल बाद उसके रूबरू थी। बॉक्स में से एक खूबसूरत सी चांदी की पायल थी जो शायद अपना मेयार, अपनी चमक खो बैठी थी। इतरत ने उसे हाथ में लिया था। पायल हाथ में लेते ही इतरत की आंखें भीगने लगी। न चाहते हुए भी इतरत अपने माजी को याद करने लगी। ओफ, आज यूनी का पहला दिन है और पहले दिन ही मैं लेट हो गई। ये सब सनम की वजह से हुआ है, कभी जल्दी नहीं उठती। इतरत अपनी ही धुन में अपने डॉक्यूमेंट सही करते हुए आ रही थी। फॉर्म जमा कराने गई तो पता चला 2-3 जगह उसके साइन नहीं थे। उसने वहीं साइड में खड़े होकर अपना पेन निकाला और साइन करने लगी, मगर कहते हैं न, जब किसी काम की जल्दी करो वो और देर से होता है, ऐसा ही कुछ इतरत के साथ हुआ। उसने जैसे ही फॉर्म पर साइन करने के लिए पेन चलाया मगर हाय रे किस्मत, वो नहीं चला। इतरत ने 2-3 बार झटका, पेन तो चल गया मगर सामने खड़े शख्स की सफेद चमकती शर्ट को दागदार कर गया। इतरत ने जैसे ही साइन करके मुस्कुराकर सामने देखा, उसका हाथ एकदम अपने मुंह पर गया, उसके सारे पेपर जमीन पर बिखर गए। वहाज ने जब अपनी फेवरेट शर्ट पर ब्लैक इंक के धब्बे देखे तो उसका सदमे से बुरा हाल हो गया। उसके साथ मौजूद जैन ने उस शख्स की सलामती की दुआ मांगी जिससे ये गलती हुई। वहाज ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींचकर जैसे ही सामने देखा तो उसका गुस्सा उसी वक्त उलंछू हो गया। लाइट पिंक कलर के नफीस से सूट पर हम रंग स्कार्फ पहने, हाथों में थोड़ी थोड़ी चूड़ियां डाले, हवास बागता वो डरी सहमी से खड़ी थी। वहाज के इस तरह देखने पर उसकी लाइट ब्राउन शफाफ आंखों में जिसमें काजल की हल्की हल्की सी लाइन थी आंसुओं से भीगने लगी। वहाज को ऐसा लगा जैसे उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। कुछ था ऐसा अनजाना सा एहसास जिसने वहाज खान की दुनिया एक पल में हिला दी। इतरत ने डरते डरते वहाज से कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इतरत की इतनी मधुर आवाज सुनकर वहाज के लब न चाहते हुए भी मुस्कुराए और उसने कहा, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर नहीं किया। वहाज के मुंह से इतने मीठे लफ्ज सुनकर जैन तो बेहोश होते होते बचा। वहाज ने झुककर इतरत के सारे पेपर समेटकर उसे दिए और जैन को कहा जो मुंह खोले उसे ही देख रहा था, चलिए जैन, क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ भाई, मुझे ले चल, ऐसा न हो मैं बेहोश हो जाऊं। वहाज और जैन के आगे जाते ही इतरत वहाज की पीठ को घूरने लगी, मगर बौखलाई तब जब वहाज ने भी उसे पलटकर देखा।